नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की जनवरी 16 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ साथ में कल की जो हमारी न्यूज़ का सेगमेंट जो बचा हुआ था वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ऐसे पहले हम बात करेंगे 16 जनवरी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ की और जो भी ओपिनियन पेज पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो, और फिर उसके बाद में न्यूज़ हम कवर करेंगे 15 जनवरी की जो कल की हमारी बची हुई है। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे। देखो, सबसे पहली तो कि अभी एक मुद्दा चल रहा है वहाँ पर केरला में, पिछले कई सालों से चल रहा है वैसे तो, कि एक नन, कैथोलिक चर्च में जो नन थी उनके साथ में 2 साल तक वहाँ के बिशप ने रेप किया। ठीक है, तो उस केस को अभी हाईलाइट होना अब इसलिए फिर से आया है ये न्यूज़ में बेसिकली, कि जो सेशन कोर्ट है वहाँ पर केरला में, तो उसके द्वारा ये जो अक्यूज्ड है बिशप, इनको फ्री कर दिया है कि भाई आपके ऊपर जो भी चार्जेस लगाए जा रहे हैं, जो भी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, वो बोले ठीक नहीं है, यहाँ पर इसको हम रेप की डेफिनेशन नहीं दे सकते। तो वैसे तो देखो, यहाँ पर बिशप को जो अभी यहाँ पर एक्विटल हुआ है, दैट मीन्स इनको फ्री किया गया है इस पूरे मुद्दे में। अभी इस पूरे केस को हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट में तो अपील किया जाएगा, ये चीज़ कही है केरला की पुलिस ने, क्योंकि वही इन्वेस्टिगेट कर रही है इस मुद्दे को। बाकी तो देखो आगे क्या निकल के आता, अभी फिलहाल तो ये पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, इसके अलावा अगर आगे देखें, पेज नंबर 1 की एक न्यूज़ है कि इंडिया ने श्रीलंका के साथ में कुछ प्रोजेक्ट्स डिस्कस किए हैं, और साथ में जो श्रीलंका ने हमारे जो कुछ फिशरमैन थे जिनको कैप्चर कर रखा था उनको भी रिलीज़ करवाया है। तो ये न्यूज़ हम थोड़ा देखते हैं। तो ये वर्चुअल मीटिंग हुई, हमारी तरफ से थे हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी, और श्रीलंका की तरफ से वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर बासिल राजपक्सा, उनके बीच में बातचीत हुई। दोनों कंट्रीज़ ने एक तो इकोनॉमिक टाइज को स्ट्रेंथन करने की बात की है, और साथ में ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन के चलते हैं कि मानवीयता के बेसिस पे इंडियन फिशरमैन्स को जिनको डिटेन कर रखा है श्रीलंका ने, उनको छोड़ा जाएगा। अब देखो, ये जो वर्चुअल मीटिंग हुई है, इस मीटिंग का आप देखो, पहले ये जो श्रीलंकन फाइनेंस मिनिस्टर राजपक्सा, इनका विजिट भी हुआ है इंडिया में, और उसके बाद में अभी ये बातचीत हो रही है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हो कि श्रीलंकन इकोनॉमी किस तरीके से कोलैप्स हो रही है बहुत बुरे तरीके से कोविड-19 पेंडेमिक आउटब्रेक के बाद में, क्योंकि श्रीलंकन इकोनॉमी टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, और टूरिज्म और ट्रैवल इंडस्ट्री अभी सबसे ज़्यादा बर्बाद इंडस्ट्री है अगर हम देखें सिचुएशन को। अभी इंडिया की तरफ से देखा जाए तो एक्सटेंशन किया गया है इंडिया की तरफ से कि लगभग $400 मिलियन जो है वो आगे एक्सपेंड किए जाएंगे, वहाँ पर खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा $515 मिलियन का एक और सेटलमेंट है। तो ओवरऑल क्या हो रहा है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में अपनी एंगेजमेंट्स हैं वो धीरे धीरे राइज हो रही हैं। इसके अलावा $1 बिलियन का टर्म लोन भी दिया जा रहा है, जिससे कि वो एसेंशियल कमोडिटीज़ परचेज कर सके श्रीलंका, क्योंकि अभी आपको पता है वहाँ पर फूड शॉर्टेज भी ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। इसके अलावा 500 मिलियन की LOC, लाइन ऑफ क्रेडिट है, वो भी अवेल कराई जा रही है, जिससे कि श्रीलंका फ्यूल परचेज कर सके। तो ऐसे में फाइनेंशियल असिस्टेंस इंडिया के द्वारा अच्छी खासी दी जा रही है, क्योंकि श्रीलंकन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा क्राइसिस का सामना कर रही है। ये चीज़ हम बार बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसमें आप देखोगे कि जो त्रिनकोमली जो फ्यूल फैसिलिटी अवेलेबल है वहाँ पर, ठीक है, क्रूड ऑयल फैसिलिटी, उसको इंडिया भी डेवलप कर रहा है। तो उससे क्या होगा, वहाँ पर एक तो एनर्जी सिक्योरिटी आएगी, और साथ साथ में श्रीलंकन इकोनॉमी में जो क्राइसिस आ रहे हैं, क्योंकि कारण क्या है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व श्रीलंका का बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है। तो ऐसे में श्रीलंका फूड और फ्यूल दोनों इंपोर्ट करता है, और दोनों चीज़ें इंपोर्ट करना अभी मुश्किल हो रही है, और इसी वजह से इकोनॉमी भी क्राइसिस में है और लोगों को खाना भी टाइम पे नहीं मिल पा रहा है। तो ये एंगेजमेंट अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। इसके अलावा फिशरमैन्स की बात करें तो देखो, ये जो पार्क स्ट्रेट वाला एरिया है, एक बार हम मैप देखते हैं। अभी मैप का अरेंजमेंट प्रॉपर हो नहीं पा रहा है, तो मैं आपको यहीं पे स्क्रीन पे बता देता हूँ। इस तरीके से अगर इंडिया का है देखें मैप, और श्रीलंका इस तरीके से लोकेटेड है। ठीक है, तो इस केस में जो त्रिनकोमली है वो यहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, हम्बनतोता पोर्ट है वो यहाँ पर लोकेटेड है श्रीलंका के, और कोलंबो जो सिटी है यहाँ की कैपिटल, वो यहाँ पर लोकेटेड है। तो ये तो हो गया। अभी यहाँ पर इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करने वाली ये जो वाटर बॉडी है, दैट इज़ पाक वाटर स्ट्रेट। अब इस पाक वाटर स्ट्रेट में होता क्या है
कि तमिलनाडु के जो फिशरमैन्स हैं वो इधर से आगे श्रीलंकन टेरिटोरियल वाटर्स में एंटर हो जाते हैं, उनको पता नहीं पड़ता फिशिंग करते करते। और श्रीलंका का ऑब्जेक्शन ये भी है कि जो तमिल ये जो इंडियन तमिल लोग हैं, तमिल फिशरमैन हैं, जो फिशिंग करते करते इधर आ जाते हैं, बोले उनके पास में एडवांस इक्विपमेंट होने के चलते यहाँ पर जितने भी फिशरी रिसोर्सेज हैं उनको वो एक्सप्लॉइट कर ले जाते हैं। तो बोला ऐसे में हमारे लिए कुछ नहीं बचता। तो ये वजह होती है जिसकी वजह से इन इंडियन फिशरमैन्स को ट्रैप कर लिया जाता है। तो इनको भी रिलीज़ करवाने की बात की, रिसेंटली कुछ फिशरमैन्स को पकड़ा गया था। इसके अलावा दोनों कंट्रीज़ के बीच में पोर्ट डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, पावर, मैन्युफैक्चरिंग, इनको लेकर के भी बातचीत हो रही है। एंगेजमेंट भी कहीं ना कहीं अच्छी खासी चल रही है। साथ में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया है वो ये कि इंडिया जो है वो क्रेडिट फैसिलिटी लगभग $1 बिलियन की अवेल करा रहा है श्रीलंका को, जिससे कि ये तो हमने देख लिया, और $500 मिलियन की फैसिलिटी इसलिए दे रहा है जिससे कि वो फ्यूल इंपोर्ट कर सके इंडिया से। तो लगभग आप देख सकते हो कि $1 बिलियन एक हो गया 500, ये तो $1500 मिलियन की फैसिलिटी अवेल करा रहा है इंडिया एक तरीके से। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं MM नरवणे जी, उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया, क्योंकि 15 तारीख जो थी वो देखो हमारे नेशनल आर्मी डे के तौर पे ऑब्जर्व किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल भी स्टेटस को चेंज नहीं होने देंगे, हमारा जो टेरिटोरियल राइट है उसको हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो आर्मी डे है वो 15 जनवरी को क्यों ऑब्जर्व किया जाता है, इसके पीछे कारण है कि जनरल KM करियप्पा वो पहले इंडियन कमांडर इन चीफ बने थे 15 जनवरी 1949 को। 1949 में 15 जनवरी को जनरल KM करियप्पा जो थे वो कमांडर इन चीफ बने थे पहले इंडिया के, इंडिपेंडेंट इंडिया के। तो इस केस में आर्मी डे के तौर पे ऑब्जर्व किया जाता है इस पर्टिकुलर डे को, 15 जनवरी को। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अलावा एक न्यूज़ यहाँ पर है कि इलेक्शन कमीशन ने 22 जनवरी तक जो इलेक्शन रिलीज है उन पे बैन लगा दिया है, और ये कहा है कि इनडोर मीटिंग्स अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर करवाती है तो उसमें 300 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे, या फिर जितना स्पेस है उस पर्टिकुलर एरिया का जहाँ पर वो मीटिंग कंडक्ट करवाई जाएगी उसमें 50% से ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए। और ये ऑर्डर्स किसके अंडर में है, देखो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसकी गाइडलाइंस के हिसाब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये अपनी तरफ से रेस्ट्रिक्शंस इंपोज किए, और 22 जनवरी तक ये रेस्ट्रिक्शंस कंटिन्यू रखी है। पहले तो 15 जनवरी तक ही थी, अब 22 जनवरी तक, कारण कि केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं ना इस वजह से कोविड के। आगे चलते हैं। फिर ये ओपिनियन वाला जो आर्टिकल है, द रियल एंड द सरियल, सरियल का मतलब होता है एक तरीके से अनरियल या इमेजिन की हुई बातें, बोला रियलिटी क्या है और इमेजिन की हुई बातें क्या है, GDP को लेकर के आर्टिकल है। इस आर्टिकल को हम देखते हैं डिटेल में। आर्टिकल को लिखा है P चिदम्बरम जी ने। इनका ये कहना है कि अभी की परिस्थितियां कुछ ऐसी है जिसमें पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा, यहाँ पर अभी इलेक्शंस हो रहे हैं, और अभी 6-7 तारीख को नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा अभी डेटा रिलीज किया है, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22, मतलब 2021-22 का जो डेटा है वो रिलीज़ किया है 7 जनवरी को। इसमें ये पता पड़ा है कि हमारी जो GDP है वो रियल टर्म्स में 9.2% से ग्रो कर जाएगी इस पूरे साल में, क्योंकि ये जो डेटा कलेक्शन था ये आप देख सकते हो लगभग 2 क्वार्टर्स पे बेस था, और उसी की बेसिस पे ये एस्टिमेशन लगाए गए थे। क्योंकि एडवांस एस्टिमेशन है ना, क्योंकि फाइनल एस्टिमेशन तो पता कब पड़ेगा, जब ये पूरा साल कंप्लीट हो जाएगा, फिर डेटा इकट्ठा हो जाएगा, फिर पता पड़ेगा। तो एडवांस एस्टिमेशन के बेसिस पे रियल GDP ग्रोथ 9.2% बताई जा रही है। ठीक है, जबकि नॉमिनल तो आपको पता है बहुत 17.3 के लगभग। तो यहाँ पर P चिदम्बरम जी जो वो ये हाईलाइट करना चाहते हैं कि 9.2% की GDP ग्रोथ रेट रहने की बात की जा रही है 2021-22 में, और 2020-21 में GDP ग्रोथ रेट कितनी रही थी, -7.3, क्योंकि डिक्लाइन कर गई थी GDP उस टाइम पे। तो बोले इसी चीज़ से क्लियर हो जाता है कि कितना 9.2% आप ग्रो कर रहे हो। इसमें इनका कहना ये है, और क्लियर भी है ये बात, कि बेस इफेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं वीक है। इसका मतलब पिछले साल जब ग्रोथ माइनस में थी और अब की बार अगर ग्रोथ आपको +9.2 दिख रही है, तो इसका मतलब आपने कंपैरिजन पिछले साल से किया है। अब पिछले साल में कंपैरिजन के लिए आपका बेस ही माइनस में है, तो थोड़ा सा भी अगर GDP ग्रो करती है ना,
तो आपको लगता है कि बहुत बड़ा अमाउंट ग्रो कर गया। अब 9.2% रियल सेंस में देखा जाए तो हमें कंपैरिजन करना चाहिए 2019-20 के साथ में, कि जब पेंडेमिक नहीं था। तो ऐसे में 2019-20 को अगर 19-20 की जीडीपी डेटा को अगर कंपेयर किया जाए 2020-21 के साथ, तो हमें पता पड़ेगा कि हमारी ग्रोथ रेट कितनी रह रही है, ओनली 1.9%। और बोला वर्ल्ड बैंक के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड बैंक ने एडवांस एस्टिमेट्स बताए हैं 2021-22 के लिए 8.3%। तो बोला अगर वाकई में ये 9.2 या 8.3% तक अचीव होता है तो मैं बहुत खुश होऊंगा। इसके आगे अगर देखें तो राइटर ये बोलना चाह रहे हैं कि 2019-20 में जो कांस्टेंट प्राइस, मतलब जो हमारा बेस ईयर ऑलरेडी लिया हुआ है, उस बेस ईयर के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें जीडीपी की साइज क्या है, तो उस हिसाब से 2019-20 में हमारी जीडीपी की साइज थी 145 लाख करोड़ रुपए तक की। ठीक है, 145,69,268 करोड़ रुपए तक। ठीक है, तो अब 2020-21 में अगर इस डेटा के हिसाब से देखिए, जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट आया है, तो वो नहीं, 2020-21 की बात करें, जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर था, उसमें हमारी जीडीपी डिक्लाइन करके कितनी साइज हो गई थी, 135 लाख करोड़ की। अब आप एक चीज बताओ, यहां पर हमारी जीडीपी का साइज पता पड़ रहा है, वहां पर आप क्या देख रहे हो 9.2 8.3 इनमें, या आप ग्रोथ देख रहे थे, यहां पर जीडीपी की साइज है, साइज से हमें पता पड़ेगा। तो इस केस में यहां पर राइटर बोलना चाह रहे हैं कि जब आपको पता है कि 2019-20 में हमारी जीडीपी का साइज 145 लाख करोड़ रुपए थी, तो अभी एक जीडीपी की साइज क्या है वो देखो, ना कि आप ग्रोथ पे जाओ। तो इस केस में जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट आया है उसमें अगर देखा जाए तो जीडीपी जो है वो रहेगी 145 करोड़ के, एक तो 145 लाख करोड़ के लगभग ही, जिसमें अगर थोड़ा सा वेरिएशन देखोगे 2019-20 को कंपेयर करो 2021-22 से, तब आपको पता पड़ेगा कि केवल जीडीपी ग्रोथ कितनी रही है, 1.26% ही, मतलब 1,84,000 करोड़ रुपए का ही इंक्रीमेंट हुआ है हमारी जीडीपी में। अब ग्रोथ में तो आप क्या बात करते हो, रिलेटिविटी की। अब रिलेशन आप किसके साथ देख रहे हो कि भाई ऑलरेडी खड्डा खोदा हुआ है, ऑलरेडी खड्डा था आपकी जीडीपी में -7.3, तो यहां पर 7.3 का खड्डा है, और दूसरी तरफ आप शो करते हो कि हाँ हम जो है वो 9.2 के ऊपर खड़े हैं। पर रियल सेंस में देखो तो आप जीरो से कंपेयर करो ना, -7.3 से अगर इसको कंपेयर करोगे तो आपको थोड़ा सा, अगर 2-3% भी अगर जीडीपी ग्रो कर रही है, 1% भी अगर जीडीपी ग्रो कर रही है, तो आपको फील होगा अरे यार वाकई में 9% तक ग्रो कर गई। तो रियल सेंस में अगर देखें तो एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर देखें तो जीडीपी की साइज जो है उसमें जो एक्सपेक्टेशन है वो इतनी है कि 2019-20 में जितना जीडीपी का साइज था उसके कंपैरिजन में 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है उसमें जीडीपी का साइज कितना हो जाएगा, लगभग बढ़कर के केवल और केवल 1,84,267 करोड़ रुपए, जो कि 1.26% की ग्रोथ ही दिखा रहा है। और यही मेन चीज यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं राइटर। और इसके पीछे कारण क्या है, एक तो देखो पेंडेमिक, और दूसरी भले प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं किया जा पाया इकोनॉमी का। ठीक है, तो यही मेन चीज बताई जा रही है कि आप +8.5% करो, 7.3 करो, कुछ भी करो, बट रियल सेंस में देखो तो पता पड़ेगा। इसके अलावा फिर राइटर बोल रहे हैं कि भाई एक बार आप पर कैपिटा इनकम पर भी नजर डाल लो, आपको आइडिया लगेगा कि हमारे देश में कितने गरीब लोग अभी गरीबी के नीचे जी रहे हैं। अगर इस डेटा के हिसाब से हम देखें तो 2020-21 में गरीबी इंडिया में बढ़ी है। ठीक है, और इसका आइडिया और क्योंकि इसमें दो तरीके हैं, एक तो पर कैपिटा इनकम और दूसरा है पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। अब आप यहाँ पर डेटा कंपेयर करोगे तो आइडिया लग जाएगा। 2019-20 में पर कैपिटा इनकम थी 1,08,645 रुपए, ठीक है, एनुअली एक इंडिविजुअल के हिसाब से। और पर कैपिटा एक्सपेंडिचर कितना, 62,056, जो कि 2020-21 में तो चलो रिड्यूस होना ही था क्योंकि कोविड का बहुत ज़्यादा असर था, तो इसको तो छोड़ दो। अब 2021-22 में अगर देखो तो जो 2019-20 का लेवल था उससे भी कम हो गई है इनकम, 1,08,000 की बजाय 1,07,000 रुपये हो गई। और दूसरी तरफ एक्सपेंडिचर भी 62,000 की बजाय कितना हो गया, 59,000 रुपये। तो बोले ये चीज़ें शो करती है कि वाकई में अभी ज़्यादा कुछ आउटकम हम देख नहीं पा रहे हैं जितना कि बातें की जा रही है। फिर बाद में बात आ जाती है कि दूसरे जो वरिंग इंडिकेटर्स हैं वो ये कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो भी कहीं ना कहीं अभी इतना ज़्यादा बढ़ नहीं पा रहा है। गवर्नमेंट भी अभी जितना एक्सपेक्टेड था उतना खर्च नहीं कर रही है। जैसे कि
अगर गवर्नमेंट के द्वारा जो फाइनल कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो देखें तो केवल 2020-21 के कंपैरिजन में कितना राइज किया है 2021-22 में, ओनली 45,000 करोड़। ठीक है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरा, गवर्नमेंट के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जो पैसा खर्च किया जाता है, उसके बेसिस पे कितना कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है, क्या कुछ नई चीज़ बनी है जिससे कि सरकार फिर बाद में और रेवेन्यू कलेक्ट कर पाएगी। ठीक है, तो इस केस में ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जितना पैसा खर्च किया उसके बेसिस पे कितनी कैपिटल ऐसी बनी, क्या इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ जिससे कि गवर्नमेंट अपनी अर्निंग्स करेगी। तो बोला उसमें भी ज़्यादा इनकम, मतलब एक राइज नहीं देखने को मिला है। केवल इतना बताया जा रहा है कि 121 करोड़ रुपए तक का ही खर्चा बढ़ पाया है, जो कि बढ़ना चाहिए। इसके अलावा अगर देखें तो जीडीपी की 3 मेन इंजन्स हम कंसिडर करते हैं। उन 3 मेन इंजन्स में सबसे पहला तो आता है गवर्नमेंट के द्वारा इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मतलब इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर। दूसरा होता है गवर्नमेंट जो है कितना एक्सपेंडिचर कर रही है, और तीसरा होता है प्राइवेट कंजम्पशन। इन तीनों चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब आ जाओ अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो CMIE की जो अभी रिसेंट रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से शहरों में बेरोजगारी चल रही है 8.51% और गाँव में चल रही है 6.74%, जो कि अपने आप में परिस्थितियों को एकदम क्लियर कर रही है कि क्या क्या हाल चल रहा है। इसके आगे इनकम तो डाउन गई है ही, पर दूसरी तरफ महंगाई भी बहुत आसमान छू रही है। चाहे दाल की बात करो, चाहे दूध की बात करो, चाहे कुकिंग ऑयल की बात करो। एजुकेशन की बात करें तो रूरल इंडिया में बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और अर्बन इंडिया में भी कौन से लोग जो गरीबी की रेखा में जी रहे हैं, उन बच्चों को एजुकेशन की फैसिलिटी मिल ही नहीं रही है। सीधी सी बात है, डिजिटल डिवाइड है, एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंटरनेट, एक्सेसिबिलिटी ऑफ डिजिटल डिवाइस ये अवेलेबल नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा आ जाता है। फिर आ जाओ इसी तरीके के कंसर्न हम सिक्योरिटी वाइज भी देख सकते हैं कि जिस तरीके से अभी अभी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि हेट स्पीच को लेकर के, डिजिटल अब्यूज़ को लेकर के ट्रोलिंग हो रही है, इंटरनेट पे क्राइम्स बढ़ते चले जा रहे हैं, और या फिर क्राइम अगेंस्ट वुमेन है वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। बोले ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो हमें शो करती हैं, और जब से ये पेंडेमिक आया है तब से कुछ और ही ज़्यादा सिचुएशन बिगड़ती चली जा रही है, इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, हर तरीके से। तो बोले ये रियलिटी है। तो ऐसे में हम केवल डेटा में ये देखिए कि हाँ जी हमारी इकोनॉमी 9.2% से ग्रो कर रही है, तो इससे आप थोड़ा सा साइड जाकर के रियलिटी, ग्रास रूट लेवल पे देख लो कि कितना क्या आप अचीव कर रहे हो। ठीक है, आज हॉस्पिटल्स की बात करें, चाहे फिर ब्रिजेस की बात करें, या कोई फाउंडेशन स्टोन लगा रहे हैं बड़ी कोई प्रोजेक्ट के लिए, बोले इसके बजाय राइटर सीधा गवर्नमेंट को ये बोल रहे हैं कि आप लोगों के जो रियल कंसर्न्स हैं, जिसमें बेरोजगारी, महंगाई, ठीक है, औरतों के खिलाफ में जो क्राइम्स हो रहे हैं, वो इनको रोकने की ज़रूरत है, बच्चों की एजुकेशन, इन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये बात यहाँ पर बताई जा रही है, तंज है ये पूरा राइटर के द्वारा गवर्नमेंट पे। आगे चलते हैं। वर्ल्ड पेज पे अगर देखें तो देखो, एक तो ये क्वेश्चन है कि क्या वाकई में डिजास्टर हमारे सामने आ चुका है, कारण कि यूएस और रशिया दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, और बिल्कुल भी कहते हैं ना कि एक कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं है यूक्रेन को लेकर के। अब इसमें मुद्दा जहां फंस रहा है वो ये, यूएसए तो ये कहता है कि रशिया सबसे पहले यूक्रेन के साथ जो बॉर्डर शेयर होती है वहां पर 1 लाख जो ट्रूप्स डिप्लॉय कर रखे हैं उनको विड्रॉ करे। यूएसए तो ये कहता है, बोला तब जाकर के हम बात करेंगे। और रशिया ये कहता है कि पहले आप क्लियर बात बोलो कि जो नेटो और या फिर जो यूरोपियन फोर्सेस आपने डिप्लॉय कर रखी है, या फिर जिनका ईस्टवर्ड मूवमेंट हो रहा है लगातार रशिया की तरफ, नेटो की फोर्सेस का और जो यूरोपियन फोर्सेस है उनका, और नेटो का जो इन्वॉल्वमेंट है यूक्रेन की इंटरनल पॉलिटिक्स में, बोला उसको एकदम ख़त्म करो। तो इन दोनों बातों पर ये अड़े हुए हैं, और अभी तक कोई कॉम्प्रोमाइज़ निकल नहीं पा रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ हो नहीं पा रहा है, कोई सेटलमेंट निकल नहीं पा रहा है। अब ये देखो रशियन जो टैंक्स हैं इनसे ट्रायल्स भी किए जा रहे हैं, मतलब वो ये दिखाया जा रहा है कि भाई हम रेडी हैं एकदम हमारी सिचुएशन, हमारी पोजीशन को लेकर के। फिर बाद में इधर आप देख सकते हो फिलीपींस जो है वो इंडिया से लगभग 375 मिलियन डॉलर्स के कॉस्टिंग पे मिसाइल सिस्टम परचेज करेगा। तो इसको हम देखते हैं थोड़ा। इसमें वैसे इतनी कोई डिटेल दी हुई नहीं है कि कौन से मिसाइल सिस्टम को कैसे क्या परचेज करेंगे, बस अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। ठीक है, फिलीपींस के द्वारा स्टेटमेंट दिया है। इसके अलावा इंडिया की जो नेपाल बाउंड्री को लेकर के जो पोजीशन है वो बिल्कुल कंसिस्टेंट है।
ये हमारी एम्बेसी ने नेपाल को जवाब दिया है। बेसिकली आपको पता है कि जो लिपुलेख, लिम्पिया, दुरा, काला पानी, ये वाला जो एरिया है ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। अभी देखो, आप खुद एक बार इस चीज़ को देखोगे, ये मैप जो है इंडिया नेपाल डिस्प्यूटेड टेरिटरी मैप, ऐसे करके आप देखोगे तो वहाँ पर आपको पूरा डिटेल मिल जाएगी। तो मैप आप ज़रूर देखोगे। आज मैप नहीं करा पा रहा हूँ मैं, इशू है, ठीक है, थोड़ा सा, इस वजह से समझ लो आप। तो कैसे भी करके, बाकी मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, पक्की बात है, ठीक है ना। तो ऐसे में आप देखो कि यहाँ पर जो लिपुलेख वाला एरिया है उत्तराखंड में और काला पानी वाला एरिया, उसको क्या है, नेपाल खुद की टेरिटरी क्लेम करता है और इंडिया भी वहाँ पर अपना कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ राइज कर रहा है। क्योंकि हम जो है वो इस बात को लेकर के कंसर्न है कि एलएसी के अक्रॉस चाइना है वो लगातार अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है, तो हम भी हमारी सिक्योरिटी वाइज ये मजबूर हैं करने के लिए, ठीक है। पर इस चीज़ को लेकर के नेपाल नाराज़ हो जाता है, क्योंकि नेपाल को ये लगता है कि जो लिपुलेख है या काला पानी वाला एरिया है वो बोले नेपाल की टेरिटरी है। पर इंडिया ने अपनी तरफ से कह दिया, बोले हमारी टेरिटरी है, हम हमारे हिसाब से यहाँ पर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ करेंगे। फिर इसके अलावा देखा जाए, एक ये वाला मैप भी है। मैप के लिए मैं एक हो सका तो अलग से एक वीडियो ही बना दूंगा, ठीक है, जिसमें वॉल्केनिक एरप्शन जो है स्पेस से सैटेलाइट के थ्रू कैप्चर किया गया है। और ये एरिया है पैसिफिक नेशन टोंगा में, वहाँ पर ये एरप्शन हो रहा है इसका, वॉल्केनिक एरप्शन, ठीक है जी। ये थोड़ा सा हम देख लेंगे। और हवाई आइलैंड्स है, उनके बारे में भी बता दूंगा मैं आपको। मैप पे एक बार देख लें, ये यूएसए के अंडर में आते हैं, नॉर्दर्न पैसिफिक में लोकेटेड है ये, ठीक है। इसके अलावा अगर देखो तो पाकिस्तान ने इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए विदेशी जो पैसे वाले लोग हैं उनके लिए ज़मीनें देने की बात कर दी कि आप आओ हमारे यहाँ पर सेटल हो, पैसा दो, जिससे कि हमारी इकोनॉमी चल सके थोड़ी आगे, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कल एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया गया, तो उसमें उन्होंने बोला स्टार्टअप सिस्टम जो है वो हमारी कंट्री की बैकबोन है डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं वो थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो जानते हैं हम। हाँ, तो स्टार्टअप जो है वो बैकबोन है हमारे कंट्री की इकोनॉमी के लिए। अगर हम देखें तो अभी की परिस्थिति कुछ ऐसी है कि लोग जो हैं वो गाँव की तरफ चले गए हैं, तो उनको एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिले और उनमें एंटरप्रेन्योरशिप का जो एक होता है ना करेज, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो, तो उसके लिए स्टार्टअप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। फिर इसके बाद में प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तरफ से ये कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, जिनमें पहला पॉइंट तो ये है कि कैसे हम स्टार्टअप इकोसिस्टम को और एंटरप्रेन्योरशिप को और इनोवेशन को हम प्रमोट कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं, जिससे कि इसका फ़ायदा हमारी पूरी इकोनॉमी को मिल सके। जिसमें सबसे पहला पॉइंट तो ये बोला कि हमें जो ये इकोसिस्टम है जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन और स्टार्टअप को गवर्नमेंट की प्रोसेसेस की चंगुल से छुड़ाना, मतलब गवर्नमेंट करना, ठीक है, डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन करना, जिससे कि स्टार्टअप्स अपने काम को करने में कोई हर्डल्स का सामना ना करे, कम से कम गवर्नमेंट की वजह से। दूसरा ये कि कुछ प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स डेवलप किए जाएं, जिससे कि इनोवेशन को और प्रमोट किया जाए। तीसरा, हैंड होल्डिंग है, यंग इनोवेटर्स हैं, उनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, तो यंग एनर्जी को हार्नेस करने की बात की। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म में जैसे कि कई बार क्या होता है कि लोन की रिक्वायरमेंट हो गई, इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट हो गई, तो वो चीज़ें उनको क्रेडिट फैसिलिटी अच्छे से अवेलेबल होगी तो वो और अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। इसके आगे ये बताया कि टैक्सेशन को थोड़ा सा हमें कंट्रोल करना है, जैसे कि एंजल टैक्स जो है उसको रिड्यूस करना, उसको रिमूव करना, और कुछ ऐसे हैं कि कई बार सर्टेन लेबर रिलेटेड इश्यूज़ को सेल्फ सर्टिफाई करना, दैट मीन्स खुद से ही डिफाइन कर देना कि हाँ जी हमारे पास में देखो, हमारे पास में इतनी लेबर है और ये हम रूल रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं। देखो होता क्या है, जब भी कोई नई कंपनी या नया स्टार्टअप स्टार्ट होता है ना, तो वो स्मॉल स्केल पे होता है, उनके पास में रिसोर्सेज की कमी होती है, तो उस केस में उनको जितना लिबरल माहौल मिलेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर बाद में नई एनर्जी आएगी, नए यूथ अपनी तरफ से काम करेंगे, उनको इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो फिर डेफिनेटली एनकरेजिंग हो जाएगा एनवायरनमेंट, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स को हम प्रमोट होते हुए देख पाएंगे, ठीक है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। और एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, जब भी कोई स्टार्टअप है, ठीक है, स्टार्टअप का मतलब कोई भी कंपनी नए एक आइडिया पे स्टार्ट की गई, ठीक है, तो उसके बाद में उस आइडिया, उस
आइडिया को प्रमोट करने वाले जो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो उनसे वो अपनी तरफ से इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपने प्लान बताएंगे, अपने प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करेंगे अपने लेवल पे। तो अगर किसी बड़े पैसे वाले को ये चीज़ समझ में आ गई कि हाँ वाकई में ये प्रोजेक्ट है वो लंबा जाने वाला है, तो वो एंटरप्रेन्योर जो है वो आकर के और अपने पैसे यहाँ पर इन्वेस्ट कर देगा कि भाई ठीक है, मेरी तरफ से भी ये पैसे लो, तुम तो काम करो बढ़िया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, जो एंजल होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स, वो तो देखो इतना ज़्यादा अपना इंटरेस्ट नहीं देखते हैं, वो तो इतना ही देखते हैं कि अच्छी बात है, एक स्टार्टअप जो है बड़ी बड़ी कंपनी में कन्वर्ट होने का पोटेंशियल रखता है। पर दूसरी तरफ एक होते हैं वेंचर इन्वेस्टर्स। वेंचर इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, वो जानबूझ करके इन्वेस्ट करेंगे और अपने फायदे के लिए देखेंगे कि इसमें से हमें कुछ रिटर्न भी मिल रहा है कि नहीं। एंजल जो है वो फायदे का नहीं सोचता, वो ये देखता है कि इस स्टार्टअप को अगर कोई सपोर्ट मिल गया और ये अगर ग्रोथ करता है तो बढ़िया रहेगा आने वाले टाइम में। जबकि वेंचर क्या देखता है कि भाई हमें रिटर्न कितना मिलेगा। तो इस तरीके से बोला, इन्वेस्टमेंट को इजी करना, एंजल इन्वेस्टर्स को परेशानी ना हो कि वो पैसे लगाए, एक तो स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए पैसा दे रहे हैं, एक ऊपर से उनको टैक्स देना पड़े, तो वो एनकरेज फील नहीं करते उस केस में। तो ऐसे में बोला एंजल टैक्स को हम रिड्यूस करेंगे या रिमूव करेंगे, ठीक है। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे अगर देखें तो स्टार्टअप्स में इंडिया में इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा है। जैसे अभी स्टार्टअप्स की देखें तो एक साल पहले की अगर बात करें, पिछले साल में, तो लगभग $11 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया था, जो कि बढ़कर के कितना हो चुका है, $36 बिलियन, ठीक है ना। तो ये अपने आप में एक एनकरेजिंग डेटा है जो शो करता है कि हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। इसके अलावा आप देखो कि 2013-14 में पेटेंट्स, इनोवेशन की अगर बात करें, कुछ नया नवाचार लेकर के आना, कुछ नया करना, तो पेटेंट जो थे वो 2013-14 में 4,000 रजिस्टर हुआ करते थे, जो कि पिछले साल तक आते आते 28,000 तक हो चुके हैं। इसी तरीके से ट्रेडमार्क्स की बात करो कि कोई भी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट या कुछ भी तैयार हुआ है और उसकी अगर हम कहते हैं ना सिक्योरिटी लेना कि हाँ जी हमने कुछ नया किया है तो उसके फ़ायदे हमें मिलने चाहिए, तो वो ट्रेडमार्क जो इशू होता है उसमें भी ये, उसके रजिस्ट्रेशन में भी इंक्रीमेंट देखने को मिला है, कॉपीराइट्स के रजिस्ट्रेशन में भी इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो ये चीज़ें इनोवेशन को भी शो करती हैं, ठीक है ना। तो ये था सारा, जिसमें इनोवेशन, स्टार्टअप इकोसिस्टम और साथ में एंटरप्रेन्योरशिप, इन तीनों चीज़ों को प्रमोट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके आगे एक न्यूज़ क्रिकेट से रिलेटेड है। विराट कोहली ने स्टेप डाउन कर लिया अपने आप को इंडियन कैप्टन के तौर पे, क्योंकि अब देखो T20 तो पहले इन्होंने छोड़ दी थी, फिर उसके बाद में वनडे है, उनमें अनाउंसमेंट कर दिया था BCCI के द्वारा कि हाँ जी, कर दिया गया था कि हाँ जी अब विराट कोहली अब कंटिन्यू नहीं करेंगे कैप्टन के तौर पे। अब रही सही में टेस्ट की कैप्टनसी भी उन्होंने छोड़ दी है। साउथ अफ्रीका में 2-1 सीरीज़ हार गई इंडिया। उसके बाद में अभी जहाँ तक है, राहुल द्रविड़ तो देखो आपको पता ही है कि मेन हेड कोच है ही इंडियन टीम के। अब साथ साथ में जहाँ तक है KL राहुल है, वो कैप्टन बन सकते हैं टेस्ट टीम के, वो टाइम बताएगा। अब देखो हम जो 15 जनवरी की जो न्यूज़ है वो कवर करते हैं। अगर फ्रंट पेज पे हम नज़र डालें तो अभी जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो हेलीकॉप्टर क्रैश में जिनका डिमाइस हो गया था, उसको लेकर के जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता पड़ा कि वेदर की, मौसम की वजह से ही वो क्रैश हुआ था। इसके पीछे कोई भी कॉन्स्पिरेसी या सबोटाज नहीं था, दैट मीन्स पीछे से कोई प्लान नहीं था उनको मारने का। इसके अलावा एक न्यूज़ है यहाँ पर पाकिस्तान की फर्स्ट सिक्योरिटी पॉलिसी से रिलेटेड, इसको हम थोड़ा देखते हैं। और दूसरा है कि म्यांमार में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अभी, वहाँ की मिलिट्री और वहाँ पर जो डेमोक्रेसी के लिए जो लोग फाइट कर रहे हैं उनके बीच में, और साथ में वहाँ पर जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी, दैट मीन्स चाइना का जो लिंक है, वो इंडिया के लिए कंसर्निंग है। तो ये दोनों है न्यूज़, इन दोनों को हम देखते हैं एक बार। देखो फर्स्ट जो न्यूज़ है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी से रिलेटेड है, और ये पहली बार है कि जब पाकिस्तान ने अपनी तरफ से कोई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई है, ठीक है। इसमें इमरान खान ने अपनी तरफ से कहा है कि एक तो टेररिज्म को हमें रोकना है, टेररिज्म पे बड़ा फोकस किया गया है, और साथ में इंडिया पर इतनी बार बात कही गई है। मतलब ये है कि इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में सबसे ज़्यादा नाम अगर किसी कंट्री का आया है तो वो है पाकिस्तान के बाद में इंडिया का, ये मानो आप, ठीक है। जिसमें आप देखने वाली बात यह है कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में जहां पर रिलेशन इंडिया के साथ अच्छे करने की बात की जा रही है, टेररिज्म को रोकने की बात की जा रही है, इस केस में पाकिस्तान में जो सिविल मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का रिलेशन है ना, उसको क्या इम्पैक्ट आएगा उस पर, वो देखने वाली बात है। क्योंकि पाकिस्तान में जितनी बार भी कोई भी सरकार ने कोई नए कदम उठाए हैं,
तो उसके लिए सबसे बड़ी हर्डल का जो काम किया ना वहाँ की मिलिट्री ने ही किया है। तो देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से इक्वेशन सेट होती है, वो आगे टाइम बताएगा। इंडिया का कम से कम 16 बार नाम लिया गया है इस नेशनल सिक्योरिटी, मतलब नेशनल ये जो सिक्योरिटी पॉलिसी पाकिस्तान की बनी इसमें। इसके अलावा देखें, जम्मू कश्मीर को कोर इश्यू बना करके रखा है, पर यह भी बोला है साथ में कि कश्मीर के लोगों के साथ में हम बिल्कुल भी हैं, और जम्मू एंड कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और साथ में बोला हम इसको शांति से इस मुद्दे को निपटारा करना चाहते हैं। इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को बनाने में पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं मोईद यूसुफ, उन्होंने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा इनपुट्स दिए थे, जिसके बेसिस पे ये पूरी पॉलिसी तैयार हुई। और ये जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पाकिस्तान की बनी है, इसमें थीम क्या रखी गई है कि पॉलिसी ऑफ पीस। इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को बोला गया पॉलिसी ऑफ पीस, जिसमें पॉलिसी ऑफ पीस एट होम एंड अब्रॉड ये बोला गया, और साथ में इंडिया के साथ में रिलेशंस अच्छे करने की बात भी कही गई है। इसके आगे देखें तो एक कंसर्न अपनी तरफ से इन्होंने फिर से रेज किया, वो ये कि हिंदुत्व ड्रिवन जो पॉलिटिक्स है अभी इंडिया में, बोले उसके चलते पाकिस्तान कहीं ना कहीं सिक्योरिटी कंसर्न्स रेज कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा मिलिट्री एडवेंचरिज्म को लेकर के भी इसमें नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में कहा है कि जिस तरीके से आपको पता है बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, फिर उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई थी, वो सारी चीज़ें अपने आप में यहाँ पर कहीं ना कहीं छुपी हुई है बातों ही बातों में। ठीक है, इसके अलावा कश्मीर को डिस्प्यूटेड माना है, पर यह भी बोला है कि हम दोनों साथ में बिल्ड करके और बायलैटरल इश्यूज़ को सेटल करेंगे। इसके आगे देखें, इसमें यह कहा गया है कि हम कश्मीर के लोगों के साथ में मॉरली, डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली और लीगल सपोर्ट देने के लिए रेडी हैं। पर हाँ, ये बात ठीक है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन आया हुआ है कश्मीर को लेकर के, बोला उसी के हिसाब से हम काम करना चाहते हैं। तो देखने वाली बात यह है कि अब यहाँ से पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट ने तो अपनी तरफ से अच्छी सिग्नल दिए हैं, पर वहाँ की जो मिलिट्री है वो कितना क्या कोऑपरेट करती है वो देखने वाली बात है। इसके अलावा पाकिस्तान आपको पता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में है, तो इकोनॉमी वैसे क्राइसिस का सामना कर रही है। तो इस केस में कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को एक्सपेंड करना चाहता है, इकोनॉमी को लिबरलाइज करना चाहता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं अपने पड़ोसी देशों के साथ में रिलेशंस अच्छे करना ज़रूरी हो जाता है। और वैसे देखा जाए इंडिया और पाकिस्तान के अगर रिलेशन अच्छे हो तो इंडिया को भी बहुत फ़ायदा है, नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे क्या आउटकम होगा। टेररिज्म को रोकने की बात भी कही है यहाँ पर। इसके आगे देखें, चाइना के लिए तो मेनली ये कहा गया है कि हाँ, हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से एंगेज करेंगे, और ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है चाइना के बारे में। बस ये है कि चाइना पाकिस्तान के बीच में जो हिस्टोरिक टाइज़ हैं वो शेयर्ड इंटरेस्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे है। हम दोनों एक दूसरे पे विश्वास करते हैं इसलिए, और साथ में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की एक ब्रांच है, उसको प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस भी बताया गया है। पर यहीं पर आकर के इंडिया को कंसर्न आ जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है उससे होती हुई जा रही है ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। इसके बावजूद भी चाइना ने इंडिया को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, इसीलिए तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को इंडिया ने अपनी तरफ से रेटिफाई भी नहीं किया, ना एक्सेप्ट किया है। ठीक है, बाकी तो इतना कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। दूसरी तरफ चलते हैं, दूसरे पॉइंट पे। फिर देखो अगली न्यूज़ ये है कि म्यांमार में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और दिल्ली के लिए कंसर्न इसलिए है क्योंकि वहाँ पर लिंक हो रहे हैं वहाँ के लोगों के, या फिर जो जुंटा है वहाँ पर जो मिलिट्री रूल है उसका, पीपल्स लिबरेशन आर्मी मतलब चाइना के साथ में। तो इस चीज़ को लेकर के हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। वैसे देखा जाए तो मिलिट्री कू तो म्यांमार में फरवरी में हो गया था, और वहाँ की जो पॉलिटिकल लीडर आंग सान सूची, उन पे लगातार केसेस पे केसेस बनाए जा रहे हैं करप्शन के, और उनको जेल में डाल रखा है अभी। तो इस केस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। डेमोक्रेसी वहाँ पर बिल्कुल एक कहते हैं ना टर्मिनल डिक्लाइन की तरफ है, बहुत ज़्यादा मिलिट्री लगातार अपनी पकड़ बना रही है। और दूसरी तरफ हम देखें तो म्यांमार के साथ में हम अच्छी खासी 1600 किलोमीटर लंबी बॉर्डर शेयर करते हैं, जहाँ पर म्यांमार की तरफ से और इंडिया की तरफ से जो एथनिक ग्रुप्स हैं वो रिलेशंस रखते हैं एक दूसरे के साथ में। तो इस केस में हम म्यांमार में कोई भी अगर डेवलपमेंट हो रहे हैं पॉलिटिकली, हम उनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। आज के टाइम पे अगर देखें तो वहाँ पर मिलिट्री की पकड़ ज़्यादा बनती चली जा रही है। तो जिस तरीके से तालिबान ने टेक ओवर किया काबुल में,
तो उसके साथ में भी हम कहीं ना कहीं एंगेज करने के लिए अपनी जो ज़रूरतें हैं वो समझ पा रहे हैं। तो उसी तरीके से म्यांमार में डेमोक्रेसी आए ये तो ज़रूरी है, पर वहाँ पर जब तक ये जो जुंटा रूल चल रहा है या फिर तत्मदाव का जो रूल चल रहा है, तत्मदाव मतलब वहाँ की तत्मदाव, ठीक है, वहाँ की मिलिट्री का तत्मदाव बोला जाता है, तो बोलो उस पकड़ को हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। तो ऐसे में एंगेज करना भी ज़रूरी है। तो ऐसे में हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है हर्षवर्धन श्रृंगला, वो विजिट पे भी गए थे 22 दिसंबर को, आपको पता होगा। ये पहली इंडियन डिप्लोमेटिक विजिट थी जिसमें कि फरवरी 2021 में जब से मिलिट्री कू हुआ है म्यांमार में, उसके बाद में। इसके आगे आसियान कंट्रीज़ की बात भी करें तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं एक डिवाइड देखने को मिल रहा है कि कुछ कंट्रीज़ हैं वो तो फेवर कर रहे हैं म्यांमार में जुंटा रूल को। जैसे कंबोडिया की अगर बात करें तो कंबोडिया पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है चाइना का, ठीक है। तो इस केस में वहाँ पर म्यांमार में जो जुंटा रूल चल रहा है ना, तो उसको फेवर करने में कंबोडिया बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहा है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो चाइना से जिन कंट्रीज़ को थ्रेट है, फॉर एग्जांपल फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के वो भी कंसर्न है कि भाई यहाँ पर अगर चाइना का अगर ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है तो मुश्किलें हैं। म्यांमार में देखो जो अभी डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट जो ऑपरेट हो रही है, उसने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है कि जुंटा रूल को ख़त्म किया जाए। और इस NUG, ये जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है ना, इसमें जो प्रो डेमोक्रेटिक ग्रुप्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उन्होंने US, UK, फ्रांस, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ तक बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भेजी कि हमें रिकॉग्नाइज़ करो गवर्नमेंट के तौर पे, पर इन कंट्रीज़ में से किसी ने भी रिकॉग्नाइज़ नहीं किया। तो ऐसे में इंडिया एक अलग से कंट्री नहीं निकल सकता, तो इसीलिए हम वहाँ पर मिलिट्री रिजीम होने के बावजूद भी हम एंगेज कर रहे हैं। इसके अलावा म्यांमार की कैपिटल आपको पता है ही, नेपिदा। 1600 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करने वाला इकलौता अकेला कंट्री इंडिया है जो कि इतनी लंबी बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार के साथ में। दूसरी चीज़, यहाँ पर एथनिक जो कन्वर्जेंस है हमारे यहाँ पर, आप देखो जब म्यांमार में ये जो आउटब्रेक हुआ, जैसे ही मिलिट्री ने टेक ओवर किया, तो उसके बाद में मणिपुर की तरफ बहुत सारे जो इंडिविजुअल्स थे वो आकर के और यहाँ पर रिफ्यूज़ करके आए थे कि कैसे भी करके हमें बचाओ, नहीं तो ये जो म्यांमार की मिलिट्री है ये हमें मार देगी, ठीक है। दूसरा, मणिपुर इंसर्जेंट ग्रुप की बात करें, एक मणिपुर इंसर्जेंट ग्रुप जिसका नाम है पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ठीक है, जिसके साथ में आप देख सकते हो लिंक है ना। तो वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एक कंसर्न शो करता है, ठीक है, ये बताया जा रहा है। इसके आगे अगर देखें, क्योंकि जो मणिपुर में जो असम राइफल्स के कमांडर्स पे अटैक किया गया था नवंबर में, जिसकी वजह से एक फैमिली की भी डेथ हो गई थी, जिसमें एक तो खुद था ही असम राइफल का इंडिविजुअल पर्सनल, उसका छोटा बच्चा और वाइफ, इन 3 की वहाँ पर डेथ हो गई थी। तो इन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न्स है। देखो बाकी चीज़ें तो वही हैं, आप खुद से भी देखोगे तो समझ में आ जाएगा। मेन तो आगे चलते हैं। इकोनॉमी पेज पे एक तो ये है ONDC के बारे में ये जानेंगे। एक RBI ने बैंकों में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उससे संबंधित कुछ नए नॉर्म्स डिक्लेयर किए हैं, मतलब उन बातचीत चल रही है वो देखेंगे। तो ये दोनों आर्टिकल्स है, दोनों को हम एक बार डिटेल में देखते हैं। देखो पहली न्यूज़ तो है कि DPIIT जो इन्वेस्टमेंट को देखता है हमारे यहाँ पे, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो एक तरीके की कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन है, जो खर्चा लगता है ऑनलाइन परचेजिंग में, उसको कम किया जाए और कंपटीशन को प्रमोट किया जाए। तो उसके लिए ONDC लॉन्च करने की बात चल रही है। इस मुद्दे को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पर थोड़ा सा देखते हैं। देखो डायनेमिक प्राइसिंग, दैट मीन्स जो वैल्यू वेरिएशन आती है, प्राइसिंग वेरिएशन आती है किसी भी प्रोडक्ट की, ऑनलाइन हम परचेज करते हैं तो उसको मैनेज करना और साथ में डिलीवरी कॉस्ट को रिड्यूस करना, ये 2 टारगेट रखते हुए ONDC जो है वो लॉन्च करने की बात की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। ONDC का मतलब हो गया ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इसका मतलब ये मानो कि एक ओपन सोर्स या फिर ओपन पोर्टल एक तरीके से तैयार कर दिया जाएगा जहां पर प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे, प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग अवेलेबल होगी। अब इसमें क्या होगा, इस लिस्टिंग में उस प्रोडक्ट की प्राइस और साथ में उसकी प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए, मान लो कोई पर्टिकुलर एड्रेस पे उस प्रोडक्ट को डिलीवर करना है तो उसकी कॉस्टिंग, वो सारी लिस्टिंग वहां पर दी हुई रहेगी। अब यहां पर क्या होगा
कि अलग अलग जो स्टार्टअप्स हैं वो इस ओएनडीसी को एक्सेस कर पाएंगे सेंट्रलाइज मैनर में। अब क्या करेंगे एक्सेस करने से कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट उनको बेचना है, मान लो कोई कंपनी XYZ अभी लॉन्च होती है, तो वो उन प्रोडक्ट को यहाँ से अपने पोर्टल पे दिखा करके और वो बेच सकती है और डिलीवरी दे सकती है। तो इसमें फ़ायदा क्या होगा कि कोई छोटी कंपनी है ना जो अभी स्टार्ट ही हुई है, नया कोई स्टार्टअप है, तो उसको Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे बड़े बड़े जाइंट्स के साथ में compete करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उन्हीं की तरह यहाँ पर ये सेंट्रलाइज मैनर में इनके पास में बहुत बड़ा बल्क में एक स्टोर रहेगा। तो इससे क्या हो पाएगा, एक तो कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि बल्क में बहुत सारा मटेरियल एक साथ रहेगा और उसको अलग अलग स्टार्टअप अपने हिसाब से एक्सेस कर पाएंगे, तो उनको अलग से इन्वेंट्री और ये मैनेज करने की टेंशन नहीं रहेगी। तो ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को इक्वल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए ओएनडीसी का आइडिया जो है वो निकला है। इसकी 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस डायनेमिक्स के पीछे। सबसे पहली चीज़ तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कि भाई कितना माल अवेलेबल है, कितनी कमी है, कितनी ज़रूरत है, उसमें प्रॉब्लम नहीं आए। अब एक छोटा स्टार्टअप अभी स्टार्ट हुआ है तो उसके पास में पैसे की कमी रहेगी, तो वो कितना माल एक साथ मैनेज कर पाएगा। अब अगर प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम है और दूसरी तरफ अमेजोन के पास में वही प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा हाई है क्वांटिटी में, तो इस केस में यहाँ पर तो इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या होगी, रिड्यूस होगी कि नहीं? क्योंकि सीधी सी बात है, एक प्रोडक्ट को बनाने में अगर 1 रुपया लग रहा है, तो अगर 10 प्रोडक्ट को बनाने में कहीं ना कहीं कॉस्ट रिडक्शन तो होगा, तो डेफिनेटली वो 75 पैसे में बन जाएगा, तो अमेजोन तो इसका फ़ायदा उठा लेगा। पर एक छोटा स्टार्टअप है, उसको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, उसको तो वो 1 रुपए की ही पड़ेगी वो प्रोडक्ट, तो ऐसे में वो बेच भी नहीं पाएगा। तो एक तो इन्वेंट्री को मैनेज करना, एक डिलीवरी कॉस्ट को रिड्यूस करना, और ये जो प्राइसिंग होती है इसको कंट्रोल करना, ये 3 चीज़ें मेन फोकस हैं ओएनडीसी के पीछे। ये बात बोली जा रही है और इसको प्रमोट कौन कर रहा है? DPIIT। ठीक है जी। अब इसमें देखो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एक पैनल सेटअप किया है जिसमें इन्फोसिस के को फाउंडर नंदन नीलेकनी है, और इसके बाद में नेशनल जो हेल्थ अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चीफ हैं उनको भी इस पैनल में मेंबर के तौर पे अपॉइंट किया गया है, RS शर्मा जी। तो देखने वाली बात है इसके ऊपर क्या आउटकम निकलता है। तो फिलहाल तो ओएनडीसी का ये आइडिया है जो कि आप यहाँ पर और अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, देखो बैंकों में जो इन्वेस्टमेंट होता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, उसको देखने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए आरबीआई ने नए मैनर में नए क्लासिफिकेशन के तरीके निकाले हैं। ठीक है, तो इसमें डिस्कशन में कुछ ऐसा है कि इस डिस्कशन पेपर रिलीज किया गया आरबीआई के द्वारा जिसका नाम है रिव्यू ऑफ प्रूडेंशियल नॉर्म्स फॉर क्लासिफिकेशन, वैल्यूएशन एंड ऑपरेशंस ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। ठीक है, तो कॉमर्शियल बैंक्स में जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उसको किस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसमें देखो बेसिकली 3 तरीके के क्लासिफिकेशन की बात की गई है। एक तो हेल्ड टू मैच्योरिटी, एक है अवेलेबल फॉर सेल, और एक है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, इसमें जो 2 कैटेगरीज हैं जिनमें हम पर्टिकुलरली बात करें, एक तो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरा है हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। तो इन दोनों कैटेगरीज को जो है ये एक तरीके की सब कैटेगराइजेशन में रखा जा रहा है। और ये बैंकों के लिए जो नॉर्म्स अवेलेबल है ना, एक तो क्या है ट्रेडिंग बुक, और एक हो गया ट्रेडिंग बुक मतलब एक तरीके से जो लेन देन करता है बैंक वो, और नॉर्म में मेन फोकस किया जा रहा है बेसल 3 पे। बेसल 3 आपको पता ही है कि BIS जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट है, ठीक है, तो उसके द्वारा जो स्टैंडर्ड्स फिक्स किए गए हैं इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम के लिए, जिससे कि वो कहीं पर भी कोलैप्स होने की कगार पे ना पहुंच जाए। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है बैंकों के पास में पैसा नहीं होता, लोग पैसा निकाल लेते हैं बैंकों में से, कॉन्फिडेंस निकल जाता है, रिड्यूस हो जाता है, तो ऐसे में रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बेसल 3 नॉर्म्स दिए हुए हैं। तो ये चीज़ हो गई। इसके आगे अगर हम देखें तो अब आपको क्या करना है, ये बेसल 3 नॉर्म्स हैं वो अच्छे से पढ़ने हैं। एक तो ये काम हो गया। दूसरा, ये जो रिफॉर्म्स या इन्वेस्टमेंट को लेकर के ये जो चेंजेस किए जा रहे हैं, ये क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल जो भी स्टैंडर्ड चल रहे हैं अकाउंटिंग के या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट के बैंकों में, उन चीज़ों के हिसाब से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए ये चेंजेस लाने की बात की है आरबीआई ने। और जहाँ तक है ये नॉर्म्स है वो 1 अप्रैल 2023 से इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएंगे। तो ये चीज़ बताई जा रही है इस आर्टिकल के थ्रू। तो देखो इसके आगे वर्ल्ड पेज हो रहा है वो और देख लेते हैं। फिर वर्ल्ड पेज पे देखो इतना कुछ काम का है नहीं, बस कल की एक न्यूज़ ये थी कि इंडिया ने
900 मिलियन से ज़्यादा का ग्रांट देने की बात कह दी है श्रीलंका को। ग्रांट का मतलब हो गया एक सहायता राशि, ये रिटर्न नहीं आएगी, ग्रांट का मतलब ये होता है, ठीक है ना। यूक्रेन को लेकर के टेंशन चली रही है जो ऑलरेडी हम देख ही चुके हैं। ओमिक्रॉन है वो फ्लैट कर रहा है, अभी केसेस जो हैं वो कम आ रहे हैं साउथ अफ्रीका में, जहाँ से ओमिक्रॉन का आउटब्रेक माना जाता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो हमने देख ली है। मैप वाला जो पोर्शन है वो मैं सेपरेट आपको दे दूंगा जल्दी से जल्दी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।